हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था मशीन लर्निंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि हमने 2 स्टेप ऑलरेडी कवर कर लिया कि कैसे हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो गेट एंड प्रिपेयर डेटा, कैसे हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और कैसे उसको हम मॉडल को ट्रेन करने से पहले रेडी करते हैं। इन दोनों के बेसिक्स के बारे में हमने स्टडी किया है और आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं। जब हम इसके आगे जाएंगे बेसिक्स पढ़ने के बाद तो फिर प्रैक्टिकली इसे देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मॉडल को ट्रेन करना, अब आपके पास डेटा जो है वो आपने प्रिपेयर कर लिया, आपको किस फॉर्मेट में डेटा को देना है ये आपने डिसाइड कर लिया और डेटा आपके पास अब रेडी है। तो अब आता है नेक्स्ट, इसका जो थर्ड स्टेप है कि मॉडल को ट्रेन करें। तो मॉडल यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट मॉडल हैं, जैसे कि एआई के जो भी मॉडल्स हैं आपके पास, चाहे वो GPT-4 हो या और भी कोई हो, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो उन मॉडल्स को यूज़ करना है आपको और उसको अपना डेटा प्रोवाइड करना है। तो डेटा प्रोवाइडिंग इज़ ट्रेनिंग द मॉडल, सिंपल। मतलब डेटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें एल्गोरिदम जो भी है वो प्रोसेस हो रहा है, तो वो आपका क्या है कि मॉडल को ट्रेन करेगा। क्योंकि मॉडल तो ऑलरेडी बना हुआ है, उस मॉडल में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एआई मॉडल आप बना नहीं रहे हैं, आप ऑलरेडी एक मॉडल जो बनाया मॉडल है उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स आती हैं कि आप व्हाट टाइप ऑफ मॉडल यू नीड टू ट्रेन, किस तरह का मॉडल आप ट्रेन करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम डिफिनीशन के ऊपर कि आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए। ओके, वेदर यू नीड फुल कंट्रोल ओवर मॉडल ट्रेनिंग, आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उस पर कंट्रोल करें, जो भी इनपुट आउटपुट हो वो सब कुछ हम करें, या उस पर हम डेटा डाल के उसके ऊपर छोड़ दें। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल को ट्रेन आप करेंगे तो आपको डेटा उसको देना पड़ेगा, वो बार बार वो लूप चलाएगा, लूप चला करके वो जो है उसका फाइंडिंग्स आपको देगा। फिर आप ये देखेंगे कि वो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो कितना टाइम आप दे रहे हैं। फिर विच सर्विसेज आर ऑलरेडी विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये भी बात डिपेंड करती है कि मॉडल तो बहुत सारे हैं, अब आप क्या करने जा रहे हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, किसके किसके लाइसेंसेज हैं आपके पास, आप उन्हीं को यूज़ करेंगे। अब कोई ऐसा मॉडल आप तो यूज़ नहीं कर सकते, वो अलाउ ही नहीं करेगा कंपनी में। ओके, तो अब जिनके ऑर्गेनाइजेशंस में लाइसेंस अवेलेबल है, सर्विसेज उनकी अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विथ। आप इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बस प्लग एंड प्ले वाला पार्ट नहीं है, इसमें हमें कुछ कोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं ये भी डिपेंड करता है। ओके, तो ज़्यादातर जो इसमें कोडिंग्स होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं वो पाइथन यूज़ करते हैं। ओके, बट आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी देखनी है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी मॉडल को ट्रेन करने से पहले ये 5 बेसिक थिंग्स हैं जिस पे कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब आइए आगे देखें कि हमारे पास अब और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि जो कि हम लोग ट्रेन करने के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली 4 सर्विसेज को लिस्ट आउट किया गया है। पहला है आपका एज्योर मशीन लर्निंग, दूसरा है एज्योर डेटाब्रिक्स, तीसरा आपका है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक और चौथा है एज्योर एआई सर्विसेज। ओके, तो ये 4 यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों ये क्या है, चारों माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है।
ऐसे तो एज्योर डेटाब्रिक्स जो है वो पब्लिकली भी अवेलेबल है, ठीक है, उसका अलग ही डोमेन है, बट आपके पास एज्योर डेटाब्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारा ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं। ओके, तो अब इन चारों को आप यूज़ कर सकते हैं, सबका अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस भी आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि हम जो अपने मतलब कि आगे के एग्जाम्पल्स में हम लेके चलेंगे, वो हम लेके चलेंगे एज्योर मशीन लर्निंग मॉडल को। ओके, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी आगे की वीडियोस में मैं एज्योर डेटाब्रिक्स और फैब्रिक और एआई सर्विसेज के बारे में भी डालूंगा। फिलहाल इस कोर्स के लिए एज्योर मशीन लर्निंग को लेकर के हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो देखिए एज्योर मशीन लर्निंग जो है, ठीक, वो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जस्ट लाइक कि ये आपको एक इन्वायरमेंट यूआई बेस्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा कि आप उसमें अपना जैसे कि कोड भी रन करा सकते हैं, और एक यूआई होगा जहाँ पर कि आपका कोई सीएमडी प्रॉम्प्ट टाइप का नहीं है, आप यूआई के थ्रू आप इसको इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अब हम चलिए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी सब का हम सिर्फ जिक्र कर लिए कि हाँ ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ओके, अब एज्योर मशीन लर्निंग की क्या फीचर्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ओके, इस पे हमें फोकस करना है। तो देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मशीन लर्निंग ये आपका एक क्लाउड सर्विस है जो कि ट्रेनिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए और मैनेज करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज़ होता है। तो यह जो है आपका एक तरह से देखा जाए तो आपके डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज़ कर सकते हैं, डेवऑप्स प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, और ये सभी जो इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज करना है तो उसके लिए आप एज्योर मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कि एज्योर मशीन लर्निंग क्या सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले आप इसमें डेटा एक्सप्लोर कर सकते हैं मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए, फिर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसको इवेलुएट भी कर सकते हैं मॉडल को, आप रजिस्टर एंड मैनेज द ट्रेंड मॉडल, उसको रजिस्टर भी करना पड़ता है वो भी कर सकते हैं, आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं उस मॉडल को, फिर आप उसके बाद में डिप्लॉयमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी निकालनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एज्योर मशीन लर्निंग सपोर्ट करता है ये सारे टास्क को। तो आप एक तरह से देखें तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए इसके बाद कि एज्योर मशीन लर्निंग में ये और एक तरह से कहा जाए तो इसमें और क्या फीचर्स होती हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रलाइज स्टोरेज, क्योंकि एज्योर का है तो आप उसमें क्लाउड पे आप कोई भी क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक बेटर हो जाता है आपके पास। दूसरा है कि ऑन डिमांड कंप्यूट रिसोर्सेज, सपोज़ कीजिए कि मान लिया आपके पास आज डेटा कम है, तो उस केस में क्या है कि आपको कंप्यूट रिसोर्सेज की कम ज़रूरत है, कल के डेट में डेटा ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंप्यूट करना होगा, आप इजी वे में इसको स्केल कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बेनिफिट है। फिर ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, अब आपको मान लिया जाए कि एक तरह से कहा जाए कि ऑटोमेट करना है, ठीक है, किसी भी मतलब एक तरह से किसी तरह का जॉब शेड्यूल करना है, ट्रेनिंग जॉब शेड्यूल करना है, तो वो आप इसके थ्रू इजी वे से कर सकते हैं। फिर इसमें विजुअल टूल्स अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप इजी वे में जो भी प्रोसेस है, जो भी पाइपलाइन है, वो इजी वे में आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें इंटीग्रेशन एंड कॉमन लर्निंग फ्रेमवर्क, जैसे कि कुछ एमएल फ्लो है और बाकी जैसे कि कुछ अदर जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं उसको ये सपोर्ट करता है, जिससे इजी वे में आप अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ इसमें आपका सपोर्ट भी अवेलेबल है, बिल्ड इन सपोर्ट, ठीक है। तो अब मान लिया जाए कि अब ये सारी चीज़ें जो है आपका एक मतलब कहा जाए तो एक अम्ब्रेला के अंदर दे रहा है एज्योर, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मशीन लर्निंग के अंतर्गत। ओके, तो
आगे के वीडियोस में हम अभी एज्योर मशीन लर्निंग को ये क्या कहते हैं मॉडल को ये क्या कहते हैं पोर्टल पे ओपन करेंगे। ओपन करके जो है हम उस पे डेटा डालेंगे, डेटा डाल के मॉडल को ट्रेन करेंगे। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।